नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। दूध में होती है मिलावट, आप कैसे पहचानें? अपने घर पर उगाएं ऑर्गेनिक फल और सब्जियां। हर कोई दूध में होने वाली मिलावट को लेकर परेशान है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं जिनके जरिए आप घर बैठे ही मिलावटी दूध की पहचान कर सकते हैं। तो आप कैसे करें असली और नकली दूध की पहचान? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहीं आपके घर में लाया जाने वाला दूध मिलावटी तो नहीं? कहीं आप मिलावटी दूध तो नहीं पी रहे जिसे आप समझ रहे हैं कहीं वो जहर तो नहीं? बिना गाय भैंस के देश में बह रही दूध की नदियां, क्या आपके स्वास्थ्य पर मंडरा रहा है मिलावटी दूध का खतरा? अब डरने की जरूरत नहीं, महज कुछ मिनटों में कर सकते हैं मिलावटी दूध की पहचान। सेहत के लिए सबसे अच्छा आहार माने जाने वाले सफेद दूध में मिलावट का काला कारोबार हो रहा है। मांग ज्यादा और उत्पादन कम होने से मिलावट के मामले काफी बढ़ गए हैं। मिलावटी दूध उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर डाल रहा है। दूध को सफेद और गाढ़ा बनाने के लिए आजकल साबुन, डिटर्जेंट और बेहद हानिकारक केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिलावटी दूध और असली दूध में फर्क समझ पाना आपके लिए बेहद मुश्किल है और इस तरह से बनाया जाने वाला नकली दूध आपकी सेहत को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। दूध में मिलावट की पहचान करने के लिए पहले से भी हमारे पास तरीके मौजूद थे, पर उन तरीकों में कुछ समय लगता था जिसके कारण उनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तो इसी को ध्यान रखते हुए एनडीआरआई ने बीते दिनों में एक शोध के अनुसार, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री का एक फंडेड प्रोजेक्ट था, उसमें हमने पेपर स्ट्रिप पे आधारित टेस्ट विकसित किए हैं। ये टेस्ट लगभग 2 से 7 मिनट तक की में करने का टाइम लगता है और उसी टाइम पे हमें पता चल जाता है कि दूध मिलावटी है या नहीं है। ये टेस्ट लगभग 6 से 7 तरह की मिलावट के दूध में मिलावट की पहचान कर सकता है। दूध में जो मिलावट है, जैसे हम जानते हैं कि यूरिया लोग दूध में डालते हैं उसका एसएनएफ बढ़ाने के लिए, इसी तरह न्यूट्रलाइज़र डाला जाता है ताकि दूध के खट्टेपन को मिटाया जा सके। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जाता है ताकि दूध खराब ना हो और उसमें रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत ना पड़े। दूध में माल्टोडेक्स्ट्रिन मिलाया जाता है, दूध में सुक्रोज मिलाया जाता है, दूध में ग्लूकोज मिलाया जाता है, दूध में सॉल्ट मिलाया जाता है। ये सब डालने का उद्देश्य यही है कि दूध को रख रखाव लंबे समय तक किया जा सके बिना रेफ्रिजरेशन के, और दूध में पानी डाला जा सके और एसएनएफ की मात्रा को मेंटेन किया जा सके। तो हमने इन सब जो तत्व मैंने नाम लिए हैं, इन सब की पहचान करने के लिए पेपर स्ट्रिप आधारित टेस्ट डेवलप किए हैं। ये टेस्ट करने में बहुत आसान है। आपने दूध में स्ट्रिप को डुबोना है और उसको निकालना है। उसी टाइम पे पता चल जाता है कि दूध में मिलावट है या नहीं है, पर कुछ में 2 से 4 मिनट या 7 मिनट तक का समय लगता है। इसके अलावा हमने एक और टेस्ट डेवलप किया है जो कि पेपर स्ट्रिप आधारित नहीं है, जो कि एक लिक्विड बेस्ड टेस्ट है, और इस टेस्ट में डिटर्जेंट की पहचान की जाती है। ये टेस्ट करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और टेस्ट की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, ₹1.40 पर टेस्ट की कॉस्ट है। अगर आप सिंथेटिक दूध की बात करें तो ये टेस्ट 2 से 3 लीटर सिंथेटिक दूध को 100 लीटर दूध में पहचान कर सकता है। ये टेस्ट की टेक्नोलॉजी और जो दूसरे पेपर से आधारित टेस्ट हैं, इन सब टेस्ट की टेक्नोलॉजी हमने अलग अलग इंडस्ट्री को दी हैं। लगभग अब तक 25 से 30 इंडस्ट्रीज इन टेस्ट को यूज कर रही हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने एक ऐसी किट इजाद की है जिससे अब आप अपने घर पर ही मिलावटी दूध की पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। घर में बगीचा रखने के शौकीन लोगों के लिए बारिश का मौसम एकदम सही है। इस मौसम में आप बागवानी का भरपूर मजा ले सकते हैं। इस बारिश में यदि आप अपने घर में किचन गार्डन तैयार कर लें तो बात ही अलग है। तो आप किस प्रकार से लगाएं किचन गार्डन,
इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर अलवर की गृह विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर रूपेंद्र कौर। आज हम आपको स्वास्थ्य ही संपदा है इसके संबंध में कि हम कैसे घर पर कुछ सब्जियां उगा सकते हैं और उन सब्जियों का प्रयोग हम घर के लिए कर सकते हैं और अपने परिवार के स्वास्थ्य को उत्तम बना सकते हैं। देखिए बहनों कि हर मौसम में हम सब्जियों का प्रयोग करते हैं और ये सब्जियां हम अपने घर के आसपास जो खाली जगह बची हुई है उसमें उगा सकते हैं। अगर आपके पास खाली जगह नहीं है तो घर में खाली डिब्बे, गमले, इनमें भी कुछ तरह के पौध जैसे टमाटर, बैंगन इस तरह के हम लगा सकते हैं ताकि हम ताज़ी सब्जियां अपने परिवार को दे सकें। तो किचन गार्डनिंग का यही कारण होता है कि हम एक तो ताज़ा सब्जियों का प्रयोग करें और दूसरा हम पैसे की भी बचत कर सकें कि बाज़ार से हम जो सब्जियां लेके आते हैं उनमें ज़्यादा पैसे दे के आते हैं और उनमें सड़ी गली भी होती हैं, बैक्टीरिया भी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। और घर पर अगर हम किचन गार्डनिंग अपनाते हैं तो उसमें हम बिना पेस्टिसाइड वाली ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं जिससे कि हम अपने परिवार को एक सुरक्षा दे सकते हैं। किचन या टेरेस गार्डन के लिए ऐसे स्थान का चयन करें। छत के ऊपर, बरामदा या खिड़की के छज्जे, घर में खुले स्थान जहां पर सूर्य की रोशनी तथा पानी की सप्लाई की सुविधा हो, वहां पर किचन एवं टेरेस गार्डन बेहतरीन ढंग से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पौधे सूर्य की रोशनी एवं पानी प्राप्त कर अच्छी गुणवत्ता की सब्जियों एवं फलों का उत्पादन देते हैं। इस समय जैसे कि इस मौसम में हम बैंगन, टमाटर, भिंडी, लौकी और कुछ फलदार जैसे पौधे भी सब्जियों के बीच में लगानी चाहिए, जैसे नींबू है, बेर है। इससे क्या है कि एक तो सब्जियां जो हमारी हैं वो ज़्यादा अच्छे से उगती हैं, दूसरा जब हमने फलदार पौधा लगा लिया तो उसकी देखभाल करते करते उसके आसपास हम कुछ सब्जियां लगाते रहेंगे ताकि उसी पानी को हम सब्जी उगाने में काम में ले सकें। इसके अलावा सब्जियां उगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और मिट्टी की तैयारी करने के बाद हमें ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक खाद आपके पास उपलब्ध नहीं है तो बाज़ार से आप ला सकते हैं, नहीं तो आपके घर पे जो गोबर की खाद है उसी को ही आप प्रयोग कर सकते हैं। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों का देखरेख करना नितांत आवश्यक है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे का प्रकार एवं आकार तथा कंटेनरों के आकार पर निर्भर करता है। फल सब्जियों में सहारा देने की आवश्यकता पौधे के विकास की अवस्था एवं पौधे के प्रकार पर निर्भर करती है। यदि पौधे लता वर्गीय कुल के हैं तो उनको सहारा देने की जरूरत होती है, जैसे लौकी, करेला। सेम स्टैकिंग के द्वारा पंडाल प्रणाली पर इनको फैलाना चाहिए। इसके अलावा टमाटर, बैंगन और मिर्च को पौधारोपण के 2 महीने बाद स्टैकिंग करने की जरूरत होती है। इस तरह से हम इन सब्जियों को जैसे अपने खाली जगह में सब्जियों को उगाकर अपने परिवार को ताज़ा फ्रेश जो सब्जियां हैं वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ सब्जियां बच जाती हैं उपभोग करने के बाद, खाने के बाद, तो उनका हम मूल्य संवर्धित उत्पाद भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपने टमाटर उगाया है तो उसका जैम, स्क्वैश और या फिर उसके कुछ सॉस, इस तरह के कुछ उत्पाद बना सकते हैं। अगर आपने मिर्ची उगाई है तो बची हुई मिर्ची का आप अचार बना सकते हैं। तो एक पंथ 2 काज आप कर सकते हैं कि जैसे आपके घर में अचार भी बन जाएगा, कुछ दूसरे उत्पाद भी बन जाएंगे और ताज़ा सब्जियां भी हम काम में ले सकते हैं। अपने राज्य में बैगन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इस फसल से अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए बैगन की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। समय हमारे किसान भाइयों के खेतों में बैगन की फसल पुष्पन और फलन की अवस्था में आने वाली है, इसलिए हमारे किसान भाई विशेष तौर से इस अवस्था पर होने वाले कृषि क्रियाओं, कर्षण क्रियाओं, इंटरकल्चर कृषि ऑपरेशंस का विशेष तौर से ध्यान रखें। फसल में उगने वाले अभी बरसात के मौसम में बहुत सारे खरपतवार फसल में उगाते हैं, उन खरपतवारों से फसल को बचाएं, खरपतवारों को निकाल के फेंकें और साफ सुथरी खेती करें। बारिश की कमी वाली अवस्थाओं में सिंचाई का भी प्रबंध हमको करना पड़ेगा, किसान भाई इस बात पर भी ध्यान दें। साथ ही जहां अधिक वर्षा
की स्थिति पैदा हुई है वहाँ पर जल निकास की व्यवस्था समुचित करें, जिससे अनावश्यक जल भराव से बैगन की जड़ों में सड़न और दूसरी तमाम प्रकार की समस्याओं से फसल को बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की, तो आपने खेत की तैयारी के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा दे दी होगी। अब शेष बची नाइट्रोजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 25 से 30 दिन व 50 से 55 दिन पर पौधों की जड़ों के पास डालकर मिला देनी चाहिए। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं रोग और कीट नियंत्रण के बारे में। जहाँ पर गलन की समस्या या रोग की समस्या पौधों में देखने को मिल रही हो, तो इस प्रकार की गलन से बचाने के लिए पौधे को ट्राइकोडर्मा विरिडी 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी 65 किलोग्राम गोबर की खाद या सड़ी गली हुई वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ मिलाकर खेत में छिड़काव करें। इसके साथ साथ बैगन की फसल में एक प्रमुख तौर से कीट आता है जिसका नाम सूट एंड फ्रूट बोरर इसको बोला जाता है। वो बैगन की फसल में जैसे ही पुष्पन की अवस्था आती है फसल में, उस समय से शुरू हो जाता है और अंतिम समय तक, जब तक उसमें फल लगते रहते हैं, उस समय तक इस कीट का प्रकोप फसल में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम पहचानने के लिए आप जब उसका प्रकोप तने में होगा, वो उसकी इल्ली अंडे से जैसे ही निकलती है तो वो तने में घुस जाती है और तने को बीच वाले हिस्से को पूरे को खा लेती है, जिसकी वजह से ऊपर वाला हिस्सा जो पौधे का होता है वो मुरझा जाता है। इस कीट के प्रकोप को रोकने के लिए पक्षी आश्रय स्थल का शुरुआत से उपयोग कर सकते हैं कि बर्ड प्रेशर खेत में लगाए जाएं और उन पर पक्षी आके बैठेंगे तो जितने भी तना फल छेदक की इल्ली अंडे की जो अवस्था होगी उसको वो नष्ट करेंगे। इसके साथ साथ लाइट ट्रैप का उपयोग किया जा सकता है, फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो पौधों के कीट ग्रसित भागों को तोड़कर नष्ट करने के बाद रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 1 मिलीमीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप भी फसल पर बैगन की पे होता है समय समय पर, जिसमें जैसेड, एफिड, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई, हरा मच्छर, इस प्रकार के 4-5 कीड़े जो रस चूस के पत्तियों से, निचले पौधों से, कोपलों से नई निकलने वाली सिराओं से रस चूस के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से कमजोर हो जाता है पौधे, जिससे उसमें फलन की और पुष्पन की अवस्था कम हो जाती है। ऐसे कीटों को नियंत्रित करने के लिए, रस चूसने वाले कीड़ों को रोकने के लिए फसल में इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथोक्साम नाम की जो 17.8% SL वाली जो दवा आती है, उसको 250 ml या 250 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर समुचित छिड़काव पूरी फसल पर तरबतर करें, जिससे इन प्रकार के कीड़ों के प्रकोप से बचा जा सके। साथ ही जब इसके कीटनाशकों को छिड़काव करना हो तो हमको ये समझना देखना होगा कि हमारी फसल में फल तुड़ाई की अवस्था पे है क्या। अगर फसल में बैगन तोड़ने की अवस्था में है तो सर्वप्रथम उनको तोड़ के मार्केट में पहुंचाएं, उसके बाद हम कीटनाशकों का छिड़काव करें। जो भी उसका प्रतीक्षा काल है उस काल का निश्चित तौर से ध्यान रखें और 1 सप्ताह के अंदर कीटनाशक डालने के बाद किसी भी प्रकार की बैगन की फसल में और दूसरी फसल में तोड़ाई न करें। आगे और भी ये खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती-बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि मौसम सेवा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर अजमेर जिले के आसपास के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का प्रयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर खास ध्यान दें। सफेद लट के रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत से भुरकाव करके सिंचाई देवे। ग्वार में सफेद मक्खी नियंत्रण के लिए थाइमिथोजेम 25 WG 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। पपीते की पौध की रोपाई करने का ये उचित समय है। गड्ढे में रोपाई के पूर्व 10 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट मिला देवे। स्वस्थ, ओजस्वी एवं निमेटोड रहित पौधे काम में लेवे।
पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि को सीधी वर्षा से बचाव के समुचित उपाय करें एवं उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने दें तथा बिछावन को सुखा कर रखें। रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण करावे। पशु के नाक में पानी आना, बुखार इत्यादि होने पर निकट के पशु चिकित्सक से तुरंत इलाज करावे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में हमने आज जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है रायसिंह नगर, जिला श्री गंगानगर के किसान कुलजीत सिंह ने। आप मशरूम पर जानकारी चाहते हैं तो कुलजीत सिंह जी, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। एक पौष्टिक स्वस्थ आहार के रूप में मशरूम का प्रयोग विश्व भर में प्रचलित है। इसमें उच्च कोटि की प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में खनिज लवण, खाद्य रेशा एवं विटामिन पाए जाते हैं और आवश्यक अमीनो एसिड भी संतुलित मात्रा में होते हैं। नगण्य कोलेस्ट्रॉल एवं क्षारीय प्रकृति के कारण मशरूम को एक उत्तम खाद्य पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। भारत जैसे विकासशील देश की पोषण सुरक्षा हेतु दैनिक आहार में मशरूम को सम्मिलित करना अति आवश्यक है। आज भी हमारे देश में मशरूम का प्रयोग काफी कम होता है, जबकि ये एक उत्तम आहार है। ऐसे में किसान अब मशरूम के सह उत्पाद बनाकर इसे बेच सकते हैं और रोजगार के साथ साथ लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करा सकते हैं। इस दिशा में विश्वविद्यालय ने अनुसंधान करके इसको सुखौता बना करके इसके पाउडर से विभिन्न उत्पाद तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसमें जैसा आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मशरूम मिनी समोसा, मशरूम बिस्किट, मशरूम नमकीन, मशरूम अचार, मशरूम लड्डू, मशरूम सेवई, मशरूम बड़ी, मशरूम भुजिया इत्यादि उत्पाद पर काम चल रहा है, जिनका विधिवत पैकेजिंग किया गया है और इसकी अच्छी खासी डिमांड है। सुखाकर सुरक्षित रखना। मशरूम में अधिक नमी होने के कारण सूक्ष्म जीव एवं रासायनिक प्रक्रियाओं में वृद्धि हो जाती है। मशरूम को सुखाकर इन प्रक्रियाओं को कम किया जा सकता है। धूप में सुखाना किसानों के लिए उचित तकनीकी है। सुखाने से पहले मशरूम को उपचारित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लोचिंग कहते हैं। इसमें मशरूम को गर्म या उबले पानी में या फिर रसायन में कुछ मिनटों के लिए रखा जाता है। इस प्रक्रिया से मशरूम साफ हो जाता है और सतह पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को कम कर देता है। रासायन में संरक्षण। खाद्य संरक्षण के लिए अनेक रसायनों का उपयोग किया जाता है। इनको बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। ये खाद्य का स्वाद, दिखावट व बनावटी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और लंबे समय तक खाद्य को सुरक्षित भी रखते हैं। नमक, चीनी, एसिटिक अम्ल, सिरका और मसालों से निकले हुए तेल भी खाद्य को संरक्षित करने में मदद करते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।